बंद ना होगी वो। हाँ जी क्लियर है, आए ना, आगे समझ आए ना, एक बार पढ़ लो बेटा। देन डेडलॉक डिटेक्शन इज ओवर। थोड़ा समराइज करते हैं डेडलॉक को। लास्ट पॉइंट रहता है अभी हमारा, हमने पहले पढ़ा कि डेडलॉक होता क्या है। डेडलॉक क्या होता है? जिसमें प्रोसेस जो है वो क्या करेगा, रिसोर्स को एलोकेट किया जाएगा, पर वो रिसोर्स किसी और को एलोकेट हुआ है और दूसरा उसकी वेट कर रहा। डेडलॉक की 4 कंडीशंस क्या है? पहली, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, क्योंकि हमने किसी को म्यूचुअली एक्सक्लूड कर दिया गया है, इसका मतलब जब तक वो अपना काम खत्म नहीं करेगा कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता। और वो कैसे करते हैं? लॉक अनलॉक के थ्रू। उसके बाद क्या पढ़ा नेक्स्ट? नो प्रीएम्पशन। और नो प्रीएम्पशन हो सकता है खुद का हो या हमने जनरेट करवाया हो, तो हमने नो प्रीएम्प्ट करवा दिया उसको। ड्यू टू म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कर रहे हैं हम? नो प्रिवेंशन, नो प्रीएम्पशन ले रहे हैं। नेक्स्ट इज सर होल्ड एंड वेट। तो होल्ड एंड वेट क्या होगा कि मैं को होल्ड कर रहा हूं और अगले की वेट कर रहा हूं, डाना यहां तक ये। और इसी को प्रिवेंशन में कैसे हटा सकते हैं कि अगर आप होल्ड कर रहे हो और आप कोई और रिक्वेस्ट मांगते हो तो पिछले वाला रिलीज करना पड़ेगा। आप होल्ड एंड वेट कंडीशन नहीं ला सकते। होल्ड एंड वेट नहीं हुआ तो सर्कुलर वेट भी नहीं होगा, है ना। तो प्रिवेंशन के अंदर अगर मैंने चारों में से कोई एक कंडीशन भी तोड़ दी तो मतलब मैंने प्रिवेंट कर लिया। बट क्या हमेशा मैं प्रिवेंट कर पाऊंगा? द आंसर इज नो, क्योंकि ओएस के हाथ में बहुत सारी चीजें नहीं है। डिपेंड किस पे करता है? रिसोर्स के ऊपर। ठीक हो गया यहां तक ये? अगर रिसोर्स ही प्रीएम्प्टेबल नहीं है तो मुझे म्यूचुअल एक्सक्लूजन करना ही पड़ेगा, और उसके कारण क्या हो सकता है? नो प्रीएम्पशन हो सकती है। नो प्रीएम्पशन होगी तो आगे होल्ड एंड वेट भी हो सकता है, और होल्ड एंड वेट हो गया तो सर्कुलर वेट भी हो जाएगा, तो डेडलॉक हो सकता है। अब क्योंकि मैं प्रिवेंशन नहीं कर पा रहा हूं 100%, तो नेक्स्ट क्या हो गया? अवॉइडेंस। मैं डेडलॉक अवॉइड करना चाहता हूं। डेडलॉक अवॉइड करने के लिए हमारे पास क्या टेक्निक थी? क्या थी? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ पढ़ा था हमने, हम उसका यूज कर सकते हैं, पर वो तभी कामयाब है जब आपके पास सिंगल इंस्टेंस हो, है ना। सिंगल इंस्टेंस होगा तो मैं उससे चेक करता हूं कि साइकिल तो नहीं बन रहा, देन वी कैन इजिली अवॉइड द डेडलॉक। अगर ऐसा नहीं हुआ देन वी हैव मल्टीपल इंस्टेंसेस। मल्टीपल इंस्टेंस में कौन हेल्प करता है मुझे? बैंकर्स एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम 2 फेज में काम करता है। फर्स्ट इज रिक्वेस्ट, सेकेंड इज सेफ्टी। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं प्रिवेंट भी नहीं कर रहा, अवॉइड भी नहीं कर रहा, तो क्या करूंगा? डेडलॉक हमेशा डिटेक्ट करूंगा। और डेडलॉक डिटेक्ट चलता कैसे है? वो ऐसे चलता है कि अगर मैंने किसी को रिसोर्स दे दिया तो मैं चेक करूंगा कि साइकिल तो नहीं बन रहा। इसमें भी 2 टेक्निक्स आ गई, आइदर सिंगल इंस्टेंस, आइदर मल्टीपल इंस्टेंस। इफ देयर इज सिंगल इंस्टेंस देन इट इज नोन एज वेट फॉर ग्राफ। इफ देयर इज मल्टीपल इंस्टेंस देन वी आर यूजिंग समहाउ लाइक सेफ्टी एल्गोरिथम, जो आपको लिखवाया, हम इसको यूज कर रहे हैं। आ रही बात समझ की नहीं आ रही? यहां तक क्लियर है? अब ना प्रिवेंट कर रहे हो ना आप एग्जैक्टली अवॉइड कर रहे थे, आप कर रहे थे थर्ड वाला स्टेप, तो क्या डेडलॉक आ सकता थर्ड वाले स्टेप में कि नहीं आ सकता? क्या है थर्ड स्टेप मेरा? डेडलॉक डिटेक्शन। आ सकता डेडलॉक की नहीं आ सकता? अगर आ गया तो अब क्या करोगे? दैट्स रिकवरी, है ना। क्या करोगे अब? रिकवरी। दैट्स माय फोर्थ स्टेप। लिखो जी, फोर्थ इज डेडलॉक रिकवरी। फोर्थ क्या आपका? डेडलॉक रिकवरी। इसमें लिखो जी, वी हैव 3 स्टेप्स, वी हैव 3 मेथड्स, कर लो 3 स्टेप भी नहीं, 3 मेथड्स फॉर डेडलॉक रिकवरी। फॉर डेडलॉक रिकवरी, पहला थ्रू प्रीएम्पशन। पहला है थ्रू प्रीएम्पशन। सेकेंड है, सेकेंड लिखो, दैट इज प्रोसेस टर्मिनेशन। प्रोसेस टर्मिनेशन।
एंड थर्ड इज थ्रू रोल बैक, थ्रू रोल बैक। तीन तरीके हैं जिसके थ्रू हम डेडलॉक रिकवरी कर सकते हैं। पहला क्या है जी, दैट इज प्रीएम्पशन। क्या मतलब है प्रीएम्पशन का? प्रीएम्पशन से डेडलॉक रिकवरी कैसे हो सकती है? रिसोर्स को अगर आप प्रीएम्प्ट कर सकें, रिसोर्स को प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते ना, तो पहले कर चुके होते। अगर होता तो पहले कर चुके होते, है ना? फिर क्या करें? व्हाट मीन बाय थ्रू प्रीएम्पशन? फोर्सफुली हम कर सकते हैं। अपने आप कोई नहीं मानेगा, कोई रिसोर्स प्रीएम्प्ट नहीं होगा। देखो, एक मैंने यहां लिखा है प्रोसेस टर्मिनेशन। अगर मैंने प्रोसेस टर्मिनेट कर दिया तो इससे क्या होगा? रिसोर्स को रिलीज कर ही देगा। पर अगर प्रोसेस टर्मिनेट हुआ तो सारा काम भी खत्म हो जाएगा। अब मैं प्रोसेस को टर्मिनेट नहीं कर रहा, पर आपके रिसोर्स को प्रीएम्प्ट कर रहा हूं। अगर मैंने रिसोर्स को फोर्सफुली प्रीएम्प्ट किया, ये तो फोर्सफुली करूंगा टर्मिनेट, तो इसको अगर फोर्सफुली मैंने प्रीएम्प्ट किया तो जो आपने काम किया होगा रिसोर्स पे वो गायब हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो दैट इज, हम जब प्रीएम्पशन की बात करें, इसकी बात कर रहे हैं रिसोर्स की। लिख लो एक लाइन इस पे, वी कैन प्रीएम्प्ट सम रिसोर्स, we can preempt some resource and give it to another process. ठीक हो गया? give it to another process। पर जैसे हम बात करते हैं प्रीएम्पशन की, प्रिंटर की बात कर लो। अब प्रिंटर में मैं एक कमांड दे चुका हूं बेटा, उसके 10 पेजेस हैं, एक वर्ड की फाइल है, पीडीएफ की फाइल है, और मैंने 10 पेजेस का प्रिंटआउट दे दिया। अब क्या होगा? मुझे 2 पेज के बाद याद आया यार प्रिंटर बंद करना, मुझे अर्जेंटली मुझे कुछ और प्रिंटआउट निकालना। फोर्सफुली कैसे बंद करोगे? ऑप्शन होती है कैंसिल करने की, ऑप्शन होती है किसको? कैंसिल करने की। पर कैंसिल तो सामने से बंद हुआ ना, प्रिंटर में पेज डालो अभी भी ले रहा होगा, अभी भी ले रहा होगा। क्या करोगे फिर? उसे डेडलॉक रिकवरी तो कहूंगा ही नहीं। सोच ध्यान से बेटा, डेडलॉक रिकवरी के अंदर तेरा नुकसान हो रहा है, तो डेडलॉक हो चुका, वहां को डेडलॉक हुआ, किसी और को चाहिए था, इंटरप्ट किया और दूसरे को दे दिया, फिर दोबारा रिलीज कर दिया। तो फिर यहां जो मैं प्रिंटर की बात कर रहा हूं उसको तो बीच में इंटरप्ट ही नहीं कर सकते। अगर इंटरप्ट नहीं कर सकते तो क्या किया तुमने? देखो, प्रिंटर की भी अपनी मेमोरी होती है, हर डिवाइस की, हार्डवेयर की अपनी मेमोरी होती है। अगर तुमने 10 पेज की फाइल डाल दी है, क्या पता वो 10 के 10 पेज प्रिंटर में जा चुके हैं या 8 जा चुके हैं, और वो जाने थे 2, तुमने कैंसिल कर दिया। अगर तुमने कैंसिल कर दिया और प्रिंटर तुम्हारा ऑन है, वो निकालेगा सारे पेजेस, क्या करोगे? पावर ऑफ कर दोगे, और कोई सोल्यूशन है ही नहीं। रेड का बटन तब आता है जब कैंसिल करना होता है, पर जो निकल रहा है वो तो नहीं बंद कर सकते, टास्क ही रन कर सकते हो। तो क्या कर रहे हो? देखो, सप्लाई ऑफ कर रहे हो, मतलब तुम्हें मैन्युअली काम करना पड़ रहा है प्रिंटर पे बंद करने के लिए, फोर्सफुली बंद करना पड़ रहा है। उसका नुकसान होगा कि नहीं होगा? रिकवरी में मुझे कभी फायदा नहीं होता। अगर रिकवरी में मुझे फायदा हो रहा होता तो मैं इतने सारे एल्गोरिथम क्यों चलाऊं? सीधा रिकवरी पे आता हूं, होने दो डेडलॉक, संभाल लेंगे। और नुकसान हो रहा है जी प्रीएम्प्ट करके। आ रही बात समझ के नहीं आ रही? अब मान लो तुम्हारे 5 या 6 पेज निकल गए तुम्हारे ऑफ करते करते, क्या करोगे? अब अगली बार जब वो पेजेस कमांड दोगे तो देखना पड़ेगा ना कहाँ तक निकले, और लास्ट पेज देखोगे प्रॉपर्ली निकला कि नहीं निकला, फिर दोबारा न्यू कमांड दोगे, मतलब तुम्हारा मैनुअल काम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? राइट? अब जो उस बच्चे ने एग्जांपल दिया कि सर बड़ी शॉप में प्रिंटर होता है, रोक लेते हैं वो, उनमें उनका काम कहाँ बढ़ा? बंद किया, काम रुक गया, काम कर लिया किसी और का काम, फिर दोबारा शुरू कर दिया, क्या नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं। यहां तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब दूसरा क्या मेरे पास, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस टर्मिनेशन।
क्या है प्रोसेस टर्मिनेशन? लिखो जी, प्रोसेस टर्मिनेशन इज टू किल द प्रोसेस. प्रोसेस टर्मिनेशन इज टू किल द प्रोसेस forcefully so that we can break the cycle, and achieve deadlock recovery. ठीक है जी. अब इसमें भी मेरा नुकसान हो रहा है, राइट? अब एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे ध्यान से इसका आंसर बताना. दो प्रोसेस हैं P1 एंड P2. किसी स्टेज पे जाके इनके बीच में डेडलॉक हो गया. P1 ने 60% अपना काम कर लिया, P2 ने 90% अपना काम कर लिया. किसको टर्मिनेट करोगे? किसे करोगे? P1 को टर्मिनेट करोगे. क्यों? ओके. और कुछ? डेडलॉक तो आ गया ना, तब तो रिकवरी पे आए हैं. दोनों को हटाने से डेडलॉक हट ही जाएगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे की वेट कर रहे हैं. ये तो बात पॉइंट की बोली इन्होंने. हम उसी पे ही काम करेंगे जहां डेडलॉक आ रहा है. जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या सारे प्रोसेस डेडलॉक क्रिएट कर रहे थे? यहां देखो, सारे डेडलॉक के अंदर है, हाँ है ना? P1 डेडलॉक क्रिएट कर रहा है, P2 साइकिल में है ना, तो P2 है. P4, P3, तो P3 को टर्मिनेट कर दें? नहीं. तो टर्मिनेशन में सबसे पहले आप ये देखोगे कि डेडलॉक के अंदर आ कौन से रहे हैं. डोंट सी जस्ट अ परसेंटेज. पहले देखो कौन सा डेडलॉक के अंदर आ रहा है. अब इनमें से जो आ रहा होगा, और दो हैं तो दो में से दोनों ही आ रहे होंगे, तभी साइकिल बन रहा है. तो उनमें से आप जो कम आपका परसेंटेज एग्जैक्टली है, जितना हो चुका काम, उसको आप टर्मिनेट कर देंगे. समझ आया कि नहीं आया? दिस इज प्रोसेस टर्मिनेशन. कोई डाउट? अब P1 डेडलॉक में नहीं है, P2 डेडलॉक में नहीं है, तो किसे टर्मिनेट करेंगे? तो हम इसकी बात ही नहीं कर रहे होते. डेडलॉक है ही, डेडलॉक रिकवरी की हम क्यों बात कर रहे होते? समझ आया? अब P1 P2 डेडलॉक में नहीं है, पर P3 डेडलॉक में है. अब जिसका 50% काम हुआ है, क्या करें? P3 अकेला डेडलॉक कैसे हो सकता है? हो सकता है? P3 अपनी रिक्वेस्ट को अपनी एलोकेट कर रहा है, तो P3 अकेला नहीं हो सकता. डन हो गया? एटलीस्ट दो तो होंगे साइकिल क्रिएट करने के लिए. ये तो नहीं P3 को एलोकेट और P3 डिमांड कर रहा है. सेल्फ लूप थोड़ा ना हो सकती है. क्लैरिटी होगी? ये सुनो, प्रोसेस टर्मिनेशन क्लियर. अब आ जाओ रोल बैक पे. व्हाट इज रोल बैक? एनीवन? रोल बैक होता क्या है? पिछले सेफ स्टेट पे. ओके, तो रोल बैक क्या कर रहेगा डेडलॉक रिकवरी में? एनीवन? एग्जाम्पल दे दे कोई. अगर इतनी थ्योरी इनकी अच्छी होती तो फिर एग्जाम्पल की क्या जरूरत थी, है ना? एग्जाम्पल चाहिए ना कि नहीं चाहिए? थ्योरी नहीं समझ आती हमें. वर्ड की फाइल होगी, क्या करेंगे? ऑटो सेव ऑन किया हुआ है. पर हम कर सकते हैं. अच्छा एग्जाम्पल दिया इसने. अब रोल बैक में देखो क्या है ना, प्रोसेस टर्मिनेशन में तुम 60% पे आ गए, ये भी बहुत बड़ा काम है. अब मान के वो 60% अचीव करने के लिए तुम्हें 30 मिनट लगे थे इस प्रोसेस को रन करने के लिए. बहुत ह्यूज टाइम है. जहां मेरी पेशेंस 2-3 सेकंड की है, वहां 30 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गए. ये सुनो,
तो हम क्या कर सकते हैं, हम रोल बैक टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मानो मेरा P1 है, P2 है, P3 है, मुझे नहीं पता है किसके बीच में डेडलॉक होगा। तो जब मैं P1 को कुछ परसेंटेज चला लूं, वो क्या परसेंटेज है वो ओएस पे डिपेंड करती है, मानो 10% चला लूं, तो मैं एक चेक पॉइंट बनाता हूं C1, मैंने उसकी स्टेट को सेव कर लिया। क्लैरिटी हो गई। अब मैं P1 की बात करूंगा अभी आपसे, फिर 10% और चला, दैट्स इक्वल्स टू टोटल 20%। मैंने एक और चेक पॉइंट बनाया C2, ठीक हो गया। ऐसे करता करता मैं 60% तक आ गया और 60 तक मैंने क्या दे दिया, C6 नाम दे दिया। अब मुझे लग रहा है कि सर अब इसको मुझे टर्मिनेट करना पड़ रहा है, अब P1 मुझे हटाना पड़ रहा है, बिकॉज P1 किस में आ गया, डेडलॉक में। P3 मेरा 90% हो चुका है, ये मेरा 80% हो चुका है, और P1 और P3 में डेडलॉक आ चुका है, ठीक हो गया। तो अब आप करोगे तो प्रोसेस टर्मिनेशन ही, पर क्या कर सकते हैं हम टर्मिनेशन ना करते हुए हम ये कर सकते हैं कि सर यहां तक तो दोनों में कोई डेडलॉक नहीं था, ऐसा ही कुछ 10% में हुआ ना, जहां उसको ऐसा रिसोर्स दे दिया गया जिससे दूसरे को वेट करना पड़ गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। यहां तक तो डेडलॉक हुआ ही नहीं था 50% पे, पर अगले 10% में कुछ ऐसा हुआ कि इसने R1 इसके पास है और इस 10% पे P3 ने R1 मांग लिया, और ये उतनी देर में किसी R2 की वेट कर रहा है, जो R2 किसके पास था, P3 के पास था। हो गया सर्कुलर वेट। इसी 10% में कुछ हुआ है ना, क्या करें, किसी को भी, चाहे इसको 10% चाहे इसको 10%, रोल बैक कर दे, है ना, रोल बैक कर दे। तो मेरा पूरा प्रोसेस हटाना पड़ा, मुझे नहीं हटाना पड़ा, मुझे सिर्फ इसको 10% का काम इसका हटाना पड़ा, ताकि ये जो रिक्वेस्ट कर रहा था मेरे लिए या इसमें जो उसको मिल गया था वो हट जाए, डेडलॉकर ना हो। आ रही बात समझ, बात समझ आई, हाँ या ना। खेलते हो ना कोई गेम, चेसी मान लो, होता है ना गलत मूव चल दिया, ऑप्शन दो रोल बैक की, तो सर गलत हो गया, नहीं वापस ले लेते हैं, ये वो वाला स्टोरी है कि पूरी गेम तो नहीं हारोगे, एक रोल बैक कर सकते हो, तो क्या होगा, सिर्फ एक मूव की बात है, नथिंग एल्स। समझ आ गई बात यहां तक कि नहीं। ये होता है रोल बैक। इसमें मुझे पूरा प्रोसेस टर्मिनेशन करने की जरूरत नहीं है, इसमें मुझे रिसोर्स को टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं है जिसका भारी नुकसान हो रहा था। यहां सिर्फ उतना परसेंटेज जितना भी हो सकता है, मैंने तो हाइपोथेटिकली 10% ली है, डिपेंड करता है ओएस के ऊपर वो कितना रोल बैक करता है, कितने चेक पॉइंट्स लगाता है, एंड सो ऑन। क्लियर हो गया। और यहां जैसे इन्होंने एग्जांपल दिए वर्ड की, ये बहुत बड़ी एग्जांपल है इस चीज को समझने के लिए। तो वर्ड में ऑप्शन होती है ऑटो सेव की, यूपीएस लगाया नहीं मैंने और लाइट चली गई, पीसी मेरा बंद हो गया, फिर से वर्ड खोलूंगा तो दिखाता है ना मुझे रिकवरी, पर रिकवरी में जो एंड तक लिखा है वो होगा, सर गारंटी नहीं है। जो एंड में लिखा था अगर उसने ऑटो सेव वहां तक कर लिया होगा तो मिल जाएगा, अगर वहां तक नहीं किया होगा, कुछ लाइन पहले ऑटो सेव होगा तो वहां तक मिलेगा। तो मैं वही काम कर रहा हूं ना, मेरा चेक पॉइंट क्या हो गया मेरे लिए, ऑटो सेव का काम कर रहा है। जैसे ही नया चेक पॉइंट बना पुराना चेक पॉइंट हटता गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, पुराना मेरा हटता गया। तो रोल बैक सिर्फ इतना सा हिस्सा हुआ है मेरा, पूरा नहीं हुआ, सिर्फ C6 को मैं रोल बैक कर दिया ताकि मैं उतना पीछे आ गया। इसे कहते हैं दैट इज डेडलॉक रिकवरी। कैसे कर सकते हैं, हुआ तो कुछ इसी स्टेप पे होगा, तभी करोगे आप। क्लियर है यहां तक। ये डेडलॉक्स आर ओवर। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन तो पूछ सकते हो जी। समझ आ गया, हाँ या ना। क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं है तो तुम्हारे निकलेंगे शीट्स में डाउट, है ना। जब क्या पढ़ोगे उसमें, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का चैप्टर पढ़ोगे, सेमाफोर्स का टॉपिक पढ़ोगे और एग्जैक्टली पढ़ोगे डेडलॉक के बारे में, ठीक है।
तो सेमाफोर्स पढ़े कि नहीं पढ़े? उसमें भी क्वेश्चन आ जाएगा डेडलॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा। निकाल सकते हो ना? अब निकाल सकते हो, यस और नो? चलिए जी, सो वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक एंड दैट इज नोन एज मेमोरी मैनेजमेंट। अगला टॉपिक है दैट इज नोन एज मेमोरी मैनेजमेंट। ओएस के हमारे दो टॉपिक रह गए, एक मेमोरी मैनेजमेंट, एक रह गया फाइल मैनेजमेंट, फिर आपका ओएस खत्म है। अब देखो मेमोरी मैनेजमेंट क्या है कि आपके प्रोसेस को मेमोरी कहाँ दी जाएगी, कितनी दी जाएगी, कब उससे मेमोरी ली जाएगी, और मेमोरी मैनेजमेंट में मेन जो आपका टॉपिक आता है जिसके बेस पे एमसीक्यू आएंगे वो टॉपिक है वर्चुअल मेमोरी, देन वी हैव पेजिंग एंड देन वी हैव कैश मेमोरी। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपके एमसीक्यू बनते हैं। वन इज नोन एज वर्चुअल मेमोरी, सेकेंड इज नोन एज पेजिंग एंड थर्ड इज नोन एज कैश मेमोरी। ठीक हो गया? और अब ये तीनों समझने के लिए मुझे एक कंसेप्ट आना चाहिए, आता है? बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं? पक्का आता है? तो अगर मेरे पास एग्जैक्टली 4 बिट्स हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? कितने बनेंगे? 16 कॉम्बिनेशन। व्हाट इज 2 raised to power 12? अब तक टेबल याद नहीं हुआ ना? व्हाट इज 2 raised to power 12? 4096. 2 raised to power 16? 65536। अब यहाँ पे जो हम डील कर रहे हैं ना बेटा, वो डील कर रहे हैं 2 raised to power 32 से। कैलकुलेट नहीं करना, मुझे याद नहीं करना इसको, पर ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे जहाँ 2 raised to power 32 की जरूरत पड़ेगी। ठीक हो गया? सो आज तक जो तुम्हारे जो एमसीक्यूज बने हैं रिगार्डिंग पेजिंग, उसमें ये कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, राइट? पर हमने स्टार्टिंग से पढ़ना है, ओवरव्यू तो हम पहले बात कर चुके हैं, पर अब स्टार्टिंग से पढ़ेंगे इसको। चलो जी, सो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास कंसेप्ट आता है कि एक प्रोसेस को मेमोरी कहाँ दी जाएगी, कब दी जाएगी, कैसे दी जाएगी। पर इसमें समझना पड़ेगा पहले कि मेरे पास प्रोसेस हैं कितने। तो इफ माय ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिंगल टास्किंग, पहले हम इसकी बात करेंगे। अगर मेरा ओएस एक सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप मुझे बताइए कितने प्रोसेस एट टाइम रन करेंगे? दैट्स 1। और अगर 1 आएगा तो मेरे सामने ये रैम है, रैम मान के चलते हैं 0 से लेकर 199 बाइट्स तक है। आपको समझाने के लिए रैम का साइज बहुत ही छोटा कर दिया है ताकि आप बाइट्स को समझ सको। इसके बाद इसमें मानते हैं कि 20 बाइट्स ऑक्यूपाई कर लिए मेरे ओएस ने। तो अब बताइए मैं प्रोसेस कितना बड़ा हैंडल कर सकता हूं। इट्स अ सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये तब की बात कर रहे हैं जब ऑपरेटिंग सिस्टम नया नया पैदा हुआ था और उसने सीखा था कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे की जाती थी। ठीक हो गया क्वेश्चन? तो अब बताइए जी कि मैं कितना बड़ा प्रोसेस हैंडल कर सकता हूं अगर मेरे पास टोटल रैम का साइज ये है और 20 बाइट्स ही मैंने यहां पे इस्तेमाल किए हैं। 179। 179 क्यों जी? क्योंकि रैम जो बचा हुआ हिस्सा है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर, समझ आ गया? हाँ या ना? क्यों? किसके लिए चाहिए होगा? तो रन कर रहा है ना आपका एक प्रोसेस। जब प्रॉपर मेमोरी ले लेगा तो रन कौन करता है? सीपीयू। कैलकुलेशन कहाँ स्टोर होंगी? कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी के बाद कहाँ आएगा? रैम के उसी किसी प्लेस में, है ना? मैंने 2 नंबर ऐड किए होंगे, समथिंग x इक्वल्स टू 5 + 6। 5 + 6 रैम करेगा कि सीपीयू करेगा? सीपीयू करेगा तो टोटल कर लेगा। टोटल करने के बाद वो वैल्यू कहाँ जाएगी? किसी वेरिएबल में। वो वेरिएबल कहाँ होगा? रैम पे ऑलरेडी। जब मैं कह रहा हूं कि टोटल साइज ही मेरे रैम का इतना है और टोटल साइज मेरे प्रोसेस का कितना हो सकता है बड़ा, यही पूछा है। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, यस और नो?
तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सारा काम कौन करता है, उसका नाम है MMU, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। जितना काम मेमोरी मैनेजमेंट का करना है वो सारा काम कौन करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करेगा। बात आगी समझ की नहीं आगी? हाँ जी, क्लियर है ये? सुनो, तो ये काम करेगा। अब ये जैसे आपका एल्गोरिथम्स बने बाकियों के लिए भी इसमें भी काम चलेगा धीरे धीरे, बट राइट नाउ मेरे पास एक ही है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ योर P1? 0 पे मेरा OS है, फिजिकली बोल दो। हाँ तो तुम्हें बता दिया अब OS, और क्या जानना है तुमने? अब हम फिजिकली बात कर लेते हैं। बताओ, अगर 20 बाइट्स इसने ले लिए तो यहां पे क्या आएगा, 19, हाँ है ना? अब क्या होगा, 20। और OS को कैसे पता 20? OS को कैसे पता कि 20 से ही करना है? MMU कैसे पता कि 20 से ही करना है? कहीं ना कहीं उसने अपने पास ये एक टेबल बना रखा होगा जहां उसने ये कर रखा होगा कि OS जो है वो कितनी मेमोरी ले रहा है, और उसका जो आखिरी एड्रेस होगा या साइज होगा, कुछ भी हो सकता है, आखिरी एड्रेस होगा वो उसने यहां पे स्टोर किया होगा। अब जब कोई नए प्रोसेस को मेमोरी देगा तो कहां देगा, वो 19 से ज्यादा ही देगा, हाँ है ना? 19 से ज्यादा ही देगा। सेकेंडली, इसके पास कहीं ना कहीं ये भी इंफॉर्मेशन होगी कि मेरी रैम इस टाइम कितनी फ्री है। मेरे पास एक 200 बाइट का प्रोसेस आ गया, मेमोरी दे सकता हूं? 200 बाइट का प्रोसेस आ गया, मेमोरी दे सकता हूं? क्यों? क्योंकि रैम में जगह। इसका मतलब इसके पास कहीं ये भी तो होगा ना कि 180 बाइट्स फ्री हैं। क्लियर है? तो मेरे पास ये मैनेजमेंट करने के दो तरीके हैं, आइदर वी हैव अ सॉफ्टवेयर, आइदर आई कैन डू विद सम हार्डवेयर। दो तरीके से मैं ये बाउंड्री को नोट कर सकता हूं। पहला तरीका हो गया सॉफ्टवेयर में, कि ताकि मैं उसे कहीं पे स्टोर कर लूं वैल्यू को किसी टेबल के अंदर। ठीक हो गया कि 19 इज माई लास्ट वैल्यू, और जब अगला प्रोसेस आएगा तो 19 के बाद होना चाहिए, कहीं ओवरलैपिंग ना हो जाए दो प्रोसेस की। क्लियर? दूसरा, हमारे पास एक रजिस्टर बनाया गया था बहुत स्टार्टिंग में जिसका नाम था फेंस रजिस्टर। फेंसिंग समझते हो? क्लियर हो गया? तो फेंस रजिस्टर, एक रजिस्टर बनाया गया था जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन होती थी कि मेरे OS ने कितनी जगह ले ली है। कितनी ले ली? 19 तक। तो इसमें क्या आ जाएगा फेंस रजिस्टर में? दैट्स 19। अब जो भी नया एलोकेट किया जाएगा उसका स्टार्टिंग एड्रेस किससे कंपेयर किया जाता था? 19 से। अगर उसका स्टार्टिंग एड्रेस 19 से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे? उसे एलोकेट कर देंगे, और अगर नहीं होगा तो उसे एलोकेट नहीं करेंगे। आ रही मेरी बात समझ के नहीं आ रही? ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये टेक्निक थी। क्या मैं पार्टीशन करूंगा रैम की? इसमें पार्टीशन करूंगा सिंगल टास्किंग में। क्यों? क्योंकि एक ही टास्क है, बस मुझे ये ध्यान रखना है, हाँ या ना, और कुछ नहीं रखना। आगे मेरी बात समझ की नहीं आगी? इस स्टेज तक वी वर नॉट हैविंग एनी वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट। यहां पे कोई वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट था ही नहीं। ठीक हो गया? बस रैम थी जहां पे प्रोसेस मेरे एलोकेट किए जाएंगे, क्योंकि एक ही प्रोसेस है, एक साथ प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता। अब आ जाओ मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पे। जब मेरे पास मल्टी प्रोग्रामिंग आ गया तो नाउ मेरे पास कंसेप्ट क्या है, लिखो जी। इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट, इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट we have multiple processes, we have multiple processes which is to be executed, which is to be executed or allocated by the operating system, which is to be executed or allocated by the operating system. Next point,
in memory management, we are having two types of allocation. First is contiguous memory allocation and second is non-contiguous memory allocation. First is contiguous memory allocation and second is non-contiguous memory allocation. In contiguous memory allocation, we are having fixed partitioning, or variable partitioning, In non-contiguous, we either use paging, segmentation, third is segmentation with paging. हेडिंग बनाओ जी, फिक्स पार्टीशनिंग. अच्छा, कॉन्टिजियस का मतलब क्या होता है? मतलब मैं पूरे के पूरे प्रोसेस को या तो एलोकेट करूंगा या एलोकेट नहीं करूंगा. क्लैरिटी हो गई? कॉन्टिजियस का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास P1 आया है, या तो P1 पूरा एलोकेट होगा या एलोकेट नहीं होगा. इसके अंदर लिखो जी, फर्स्ट दैट इज कॉल्ड फिक्स पार्टीशनिंग. इन फिक्स partitioning, every partition which is created, is either of equal size or unequal size. Either of equal size or unequal size. Equal size में लिखो जी, equal means every partition is of fixed size. Every partition is of fixed size, and if the process is allocated, then we can allocate to any partition. The problem is to maintain the protection between the partitions. The problem is to maintain the protection between the partitions. Next point, the protection is made by two registers, one storing the base address, and second
storing the limit of the process, storing the limit of the process. Base address means the starting address of the process. Base address means the starting address of the process. ब्रैकेट्स में लिखो फिजिकल एड्रेस, ब्रैकेट्स में आप लिखोगे दैट इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस. मैं यहां लॉजिकल की बात नहीं कर रहा हूं, फिजिकल की बात कर रहा हूं. लिमिट के बारे में लिखो जी. अ लिमिट रजिस्टर स्टोर्स, द लिमिट रजिस्टर स्टोर्स द मैक्सिमम, stores the maximum memory need for that process, the maximum memory need for that process. That is the size of the process, that is the size of the process. Limit register works on logical address. Limit register works on logical address. लिखो जी. When the CPU generates the logical address, when the CPU generates the logical address, then that address is compared with the limit register. Then that address is compared with the limit register. And if the CPU logical address is less than equals to the limit register, is less than equals to limit register, then it is added, with the base address, then it is added with the base address and we can reach to the process, which is stored in the RAM, and if the CPU logical address is not less than or equals to limit register, then it is a trap. डायग्राम देखो जी. आपके पास लिमिट रजिस्टर है जिसके पास लॉजिकल एड्रेस होगा. सीपीयू का लॉजिकल एड्रेस जो भी कैलकुलेट किया जाएगा वो चेक किया जाएगा, इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, जो एड्रेस कैलकुलेट किया गया. इसके बाद जैसे ही उसने येस किया तो मेरे बेस एड्रेस में ऐड होगा
और मैं उस पर्टिकुलर पार्टीशन पे चले जाऊंगा जहां मेरा वो प्रोसेस पड़ा हुआ है। हम ये सारा प्रोसेस कर क्या रहे हैं? फिक्स पार्टीशनिंग। और फिक्स में हम क्या बात कर रहे हैं? इक्वल साइज की पार्टीशनिंग की। क्लियर हो गया यहाँ तक ये? तो अगर मैं लिमिट की बात कर रहा हूं आपसे, मानो कि मैंने एक आपका एड्रेस जनरेट किया 200, मैंने आपका एड्रेस किया 200 जनरेट, और मेरा एक पार्टीशन कितना है? एक पार्टीशन का साइज है जी 300। क्लियर होगी बात? तो लिमिट में क्या होगा? 300, क्योंकि ये किससे डील कर रहा है? लॉजिकल एड्रेस से। अब 200 लेस देन 300 है कि नहीं है? अगर ऐसा है तो कहां जाएगा वो? जिस प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं उसके बेस एड्रेस पे क्या करेगा? ऐड करेगा, और ऐड करने के बाद उस पर्टिकुलर पार्टीशन पे जाकर उस लाइन को सीपीयू को दे देगा ताकि वो एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक होगी बात यहां तक? देखो, मेमोरी एलोकेशन कंसेप्ट को समझो कि मेमोरी एलोकेशन में क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं वो इंस्ट्रक्शन उठाकर सीपीयू के पास ले जा सकूं। सीपीयू को कैसे पता कि वो रैम पे कहां पड़ी है? पता है कि नहीं है? द आंसर इज नो। उसको बिल्कुल नहीं पता कि वो कहां पे पड़ा हुआ है। और मैंने एक और बात की थी, टर्म जो मैंने समझाया था, ये रीएलोकेशन वर्ड याद है? याद है? कब करते हैं रीएलोकेशन? तब रीएलोकेशन करते हैं। और यहां पे भी ऐसा हो सकता है कि मैंने एक बारी पार्टीशन, इस पार्टीशन में किसी प्रोसेस को रखा, बाद में मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने उठाकर किसी और पार्टीशन में डाल दिया। हो सकता है। किस केस में? क्योंकि यहां पे कंसेप्ट यूज हो गया मेरा स्वैपिंग का। अभी जरूरत नहीं है, उठाया डाल दिया वर्चुअल में। जब दोबारा रीएलोकेट करूंगा तो क्या सेम पार्टीशन मिलेगा? जरूरी नहीं है, तो कोई और भी तो दे सकता हूं। तो इसीलिए सीपीयू किस पे काम करता है? लॉजिकल एड्रेस पे, फिजिकल पे नहीं करता। बट अगर उसे कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए तो कहां से मिलेगी? फिजिकल से। कहां से मिलेगी? तो कैसे पहुंचेगा वो समझाया है यहां पे। ठीक है, एक और लाइन लिखो जी इसमें। When the CPU generates the logical address, when the CPU generates the logical address, then that address is having a partition number. That address is having the partition number, comma, base address, and the address of the instruction it wants. Address of the instruction it wants या it requires. तो सीपीयू के पास ये तीनों चीजें होंगी ताकि मैं एक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकूं। समझ आ रहा है बेटा? हाँ या ना? ठीक है, वरना मैं सिर्फ लॉजिकल एड्रेस से और ये कंपैरिजन करने से ये कहां से मिलेगा वो भी यही बताएगा। कौन से पार्टीशन नंबर पे है कौन बताएगा? सीपीयू बताएगा, तभी मैं वहां पे पहुंच सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो जी इसी में ही। द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स अ पार्टीशन टेबल। The operating system maintains a partition table which is known as partition description table, which is known as partition description table. In this we have the following columns. In this we have the following columns like partition number, partition base address, partition size, साइज को आप यहां कह सकते हैं दैट इज लिमिट, या कह सकते हैं एंड एड्रेस। देन पार्टीशन स्टेटस,
और भी बहुत कुछ होता है, पर अभी सिर्फ इतने को समझो कि यहाँ पे जब आपके पास एक पार्टीशन नंबर है, जैसे मेरे पास 4 पार्टीशंस हैं, चारों का साइज क्या होगा? इक्वल होगा। मानो 200 की बात करता हूं मैं, राइट? तो पहला पार्टीशन नंबर मेरा 0, पार्टीशन बेस एड्रेस है 0, और क्योंकि मैंने कहा कि 200 की पार्टीशन है तो उसका एड्रेस एंड क्या हो गया? 199। अब स्टेटस मतलब वो फ्री है या एलोकेटेड है? तो मानो स्टार्टिंग में सारे क्या हैं, मैं फ्री लिख देता हूं। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट आ गया अगला पार्टीशन नंबर 1, व्हाट इज द बेस एड्रेस? 200। अगला 200 ऐड करो, कितना हुआ? कितना हुआ? 399। 200 तो यहीं पे यूज हो रहा है, ठीक हो गया? ये भी फ्री है। तीसरा दैट इज 2, नेक्स्ट इज 400, नेक्स्ट इज अगला लास्ट पार्टीशन 3, एंड 3 का क्या आ गया? 600, दिस इज 799, एंड दिस इज अगेन फ्री। अब जब कोई भी मेरा प्रोसेस आया, कहाँ एलोकेट करूं? लिखवाया ना, कहीं पे भी कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैंने कोई प्रोसेस एग्जैक्टली एलोकेट कर दिया, तो मैंने यहां पे मानो 2 पे एलोकेट कर दिया, तो मेरा 2 वाला क्या हो गया जी? फ्री नहीं है, क्या है? एलोकेट है, ऑक्यूपाइड है, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक हो गया? यहां मैंने उसको एलोकेट कर दिया, और मानो मेरा कोई P1 था, उसको मैंने पार्टीशन नंबर 2 पे एलोकेट कर दिया। अब सीपीयू पे क्या मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे? नहीं करेंगे। अगर सीपीयू P1 को एग्जीक्यूट करेगा तो उसको पता है पार्टीशन नंबर क्या है? 2। बेस एड्रेस क्या है? और जो एड्रेस एलोकेट होगा, जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा, वो 200 के नीचे नीचे होगा, है ना? वो 200 के नीचे नीचे होगा, तभी उसे यूज कर पाएगा, हाँ या ना? बात समझ आ रही बेटा? ये सुनो, अब मानो कि सारे के सारे मेरे फ्री नहीं है, सारे के सारे एलोकेट हो गए। ये P1 आ गया, यहाँ पे P2 आ गया, यहाँ पे P3 आ गया, यहाँ पे P4 आ गया, और सारे के सारे मेरे हो गए एलोकेट। अब नया प्रोसेस आ गया P5, कहाँ जाएगा जी? कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। आप कहीं नहीं कह रहे हो, मैं कहीं भी कह रहा हूं। कहीं भी क्यों जा सकता है? क्योंकि अब ओएस डिसाइड करेगा कि मैं इनमें से किसको स्वैप करूं। अब जरूरत पड़ी ना स्वैपिंग की। सिंगल टास्किंग में तो मैं स्वैप के बारे में सोचूंगा ही नहीं, सोचूंगा मल्टीटास्किंग में सोचूंगा। अब मैं किसी को भी उठाकर ले जा सकता हूं, बट अगर मैं किसी को उठाकर ले गया, ध्यान से मेरी बात सुन लेना, अगर किसी को उठाकर ले गया तो उसे दोबारा वही पार्टीशन मिलेगा, देयर इज नो गारंटी। इसका मतलब हर प्रोसेस की इंफॉर्मेशन भी तो कहीं स्टोर की होगी इसने। एक और कॉलम भी तो होना चाहिए कि यहां ये बताएगा कि वो किस प्रोसेस की बात कर रहा है, P1 की या प्रोसेस आईडी जिसे कहते हैं। पढ़ा है ना प्रोसेस आईडी? हम तो P0, P1, P2 कह रहे हैं, पर होगा क्या प्रोसेस आईडी? किस प्रोसेस आईडी को मैंने कौन सा पार्टीशन दिया है। आई मेरी बात समझ यहां तक नहीं आई? अब मैंने P2 को यहां से रिप्लेस कर दिया, भेज दिया कहीं पे, और P5 आ गया। क्लियर हो गया? इतनी देर में P4 खत्म हो गया, तो P2 यहां पे एलोकेट कर सकते हैं। मुझे इक्वल पार्टीशनिंग का फायदा यह है कि कोई प्रोसेस कहीं पे भी एलोकेट कर दूं, मेरे लिए आसानी है। सिर्फ क्या ध्यान रखना है? रीएलोकेशन का, वरना कहीं पे भी एलोकेट कर सकता हूं। इक्वल पार्टीशनिंग समझ आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया यहां तक कि नहीं? पक्का क्लियर? अगर कोई प्रोसेस पार्टीशन से बड़ा आ गया, इट इज अनएक्सेप्टेबल। मैं कहां कौन सा पार्टीशन दे पाऊंगा बेटा? दे ही नहीं पाऊंगा, ठीक है ना? अब तुम 2 बेंच को मर्ज करके बैठे हो, पर बीच में तो नहीं बैठे ना। अब छोटा अगर आ गया, हाँ ये देखो क्वेश्चन अच्छा है इनका कि अगर छोटा आ गया तो आपके पास इतनी मेमोरी कोई वेस्ट हो जाएगी, है ना? जैसे देखो आप बैठे हो ऐसे, मेमोरी वेस्ट नहीं हो रही, क्या करें इस मेमोरी का?
क्योंकि एक बेंच पे एक बच्चा ही अलाउड है। थिएटर की एग्जांपल दी थी ना, छोटे बच्चों को बिठा दी एक बड़ी सीट पे, तो क्या बोलेंगे कि आधी टिकट वैसे लो, नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि पूरी एग्जैक्टली पार्टीशन यूज हुई है। और ऐसी अगर कभी ऐसा कुछ आता है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। मेमोरी वेस्ट हो रही है, और मेमोरी वेस्ट बाहर वाली हो रही है कि इस पार्टीशन के अंदर वाली हो रही है? पार्टीशन के अंदर वाली मेमोरी वेस्ट हो रही है, दैट्स व्हाट इज नोन एज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कंसेप्ट क्या होता है, लिख लो एक लास्ट पॉइंट। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज when we partition the RAM, and the process size is less than the size of partition, then the memory which is unoccupied in the partition, is known as fragmented memory. And the concept is known as internal fragmentation. जो वेस्टेज हो रही है ना, वो मेरे लिए इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। जो मेमोरी बच गई वो क्या है मेरे लिए? फ्रेगमेंटेड मेमोरी। क्लियर हो गया? तो क्या हो जाएगा वो? दैट इज योर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब ध्यान से देखना, मैंने यहां आपको इक्वल पार्टीशन वर्ड नहीं लिखवाया, पार्टीशन वर्ड लिखवाया। ठीक हो गया? अब पार्टीशन इक्वल हो या अनइक्वल हो, पार्टीशन तो है। थिएटर में इक्वल पार्टीशन होता है कि अनइक्वल पार्टीशनिंग होती है? अनइक्वल होती है, अनइक्वल पार्टीशनिंग होती है। अगर अनइक्वल पार्टीशनिंग होती है कि पीछे बिजनेस क्लास सीट होगी या जो भी नाम लेते होंगे वो, और बाकी दूसरी सीट्स हो गई हैं, मतलब दो तरह की सीट्स हैं, यस और नो। अब एग्जैक्टली यहाँ पे भी अगर अलग अलग साइज के मेरे पार्टीशन हो गए तो प्रॉब्लम आ सकती है ना, कि मेरे पास यहाँ पे 50 का साइज है जी, इधर थोड़ा बड़ा साइज है, यहाँ थोड़ा और बड़ा साइज है, यहाँ और छोटा साइज हो गया, तो क्या जो मेरा प्रोसेस आ रहा है वो इक्वल बिल्कुल सेम साइज का होगा जो पार्टीशन है? कम हो सकता है, इससे कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा है तो मैं अगला बड़ा कोई ढूंढ सकता हूँ, कम हुआ तो एलोकेट करना ही पड़ेगा, या इसमें एलोकेट कर दूंगा। पर वेस्टेज हो सकती है ना कि नहीं हो सकती? दैट वेस्टेज इज अ फ्रेगमेंटेड मेमोरी फॉर मी। और क्योंकि वो उस पार्टीशन के अंदर आ रहा है प्रोसेस का साइज, तो जो बच गया वो क्या हो गया? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक हो गया? क्या इलाज है इसका कि ना हो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन? क्या इलाज है कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो ही ना? बिल्कुल, पार्टीशन ही मत करो, पार्टीशन ही मत करो। अगर मैं पार्टीशन नहीं करूंगा तो क्या इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा? होगा, ये सॉल्यूशन है। बट दैट लीड्स टू अनदर पार्ट, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। जो छोटे छोटे हिस्से बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे मेरे लिए? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। उसका इलाज क्या है? उसका इलाज क्या है? जोड़ दो उन छोटे छोटे होल्स को, बताया था ना, क्या कहते थे उसको? दो वर्ड लिए थे मैंने, एक कॉम्पैक्शन, एक कोलैस्किंग। राइट? कॉम्पैक्शन क्या होता है? जब मेरे एडजेसेंट एग्जैक्टली जो होते हैं वो क्या करूंगा, मैं उसको जोड़ूंगा, तो क्या हो गया वो मेरे लिए। और अगर मेरे अलग अलग पड़े हैं तो वर्ड का मतलब नहीं समझते ना, रट्टा मारते हो ना। करेंगे इसको कल। अब समझ आ गई मेरी बात की नहीं आ गई?
इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का इलाज पता लग गया क्या है? क्या है जी? पार्टीशन ही हटा दो, ठीक है। एंड इट्स अगेन एन एमसीक्यू क्वेश्चन, आएगा नहीं आएगा पता नहीं, पर एक है एमसीक्यू क्वेश्चन, नेट में बहुत बारी आया हुआ है कि व्हाट इज अ वे टू रिमूव दी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इज देयर इज नो पार्टीशनिंग। करो ही मत, अनइक्वल पार्टीशनिंग करें तो चलेगा, उसमें भी तो होगी क्योंकि पार्टीशनिंग है ही है, इसका मतलब पार्टीशनिंग ना करें, इक्वल अनइक्वल की बात नहीं है। कोई डाउट?